26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। अब वो किस हद तक सस्टेन करेगी, मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा। मिसिंग पर्सन से लेकर शख्सी आज़ादियों के अंदर जिस किस्म के मसाइल हैं उनको एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जल्द ही इस्लामाबाद में डेपुटेशन जजेस को वापस भेजेंगे। ये किसी का ख्याल था कि फुल कोर्ट जो है वो बैठकर 26वीं आईनी तरमीम का कोई अहाता करेगा, जायजा लेगा, तो उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि 10 फरवरी को हम 8 नए जज लगा देंगे, तुम बनवा लो फुल कोर्ट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलेंगे ये 26वीं तरमीम के खिलाफ, आजाद अदलिया के लिए और पार्लियामान के लिए हर किस्म का स्ट्रगल करेंगे, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो अदालतों में स्ट्रगल हो, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियां पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। We must change our mindset. You do not go to court if you have a problem, if you have a dispute. Try to negotiate. You try to mediate, you try to arbitrate, and if nothing works, or if a matter requires some judicial interpretation, you go to court, but you don't go to court otherwise. Going to courts should be the last recourse if there is nothing else left. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, ख़बरें तो पाकिस्तान में कभी हम कह सकते हैं कि कमी कोई उनकी किल्लत होती है, एक के बाद दूसरी खबर, एक के बाद दूसरा तनाज़ा। इसी तरह आजकल भी यही कुछ सूरत हाल है। अगर हम बात कर रहे होते हैं कभी कि हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर पता चलता है कि मुज़ाकरात तो कहीं पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो गए। अभी उस पर बहस जारी ही होती है तो ये इत्तला आती है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो पीका का कानून है उसको पास कर दिया। कानून पास हो गया, सहाफ़ियों ने उसके ऊपर शोर भी मचाया, बहुत तनकीद भी हुई। अब मगर ना हुकूमत ने सुनी, ना सदर ने सुनी, ना इत्तेहादी जमातों ने सुनी, और ना ही शायद अपोजिशन ने हमारी बात सुनी। पहले ऐसा अगर कोई मौका आता, और माजी में भी आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब पावर में थी तो ऐसे ही कवानीन पास हो रहे थे, तो आखिरी उम्मीद ये होती थी कि मामला हम कोर्ट्स में ले जाएंगे, और भी जो इश्यूज होते थे ह्यूमन राइट्स के, कि मामला कोर्ट में चला जाएगा, वहाँ से वो रिलीफ मिल जाएगा जो हुकूमत तो देने को तैयार नहीं है। मगर अब तो ये उम्मीद भी हमसे ले ली गई है, और ये उम्मीद 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया में तब्दीलियाँ की गई उसके बाद अब किसी शहरी या ज़्यादातर शहरियों के लिए ये सोचना कि कोई इंसानी हकूक़ का मामला होगा, कोई अरेस्ट का मामला होगा, मिसिंग पर्सनस का मामला होगा, तो शायद कोई जज तो हमारे साथ खड़ा होगा, अब ये उम्मीद भी कम ही नज़र आती है। 26वीं आईनी तरमीम हो तो गई है, अदलिया को जिसको कहते हैं कुछ लोगों के ख्याल में टेम भी कर लिया गया है, मगर अगर नज़र डालें तो अदलिया या जो सुप्रीम कोर्ट है ख़ास तौर पे, वहाँ अभी बिल्कुल खामोशी नहीं छाई गई। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस 26th अमेंडमेंट के, 26वीं आईनी तरमीम के, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं या जजेस रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी कुछ ना कुछ हमें नज़र आता ही रहता है। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक से ज़्यादा मरतबा ख़त में ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब को कि आप 21वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बेंच बना दें। ये अभी तक इस पे कोई मामला नहीं हुआ। फिर एक दूसरे केस में, कोई टैक्सेस का वो केस सुन रहे थे, उसमें भी जब ये इशू सामने आया तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ के एक ऑफिशियल को भी शोकॉज नोटिस दिया गया। वो शोकॉज नोटिस वापस लिया गया, मगर उसके बाद वहाँ भी मंसूर अली शाह साहब की तरफ से यही कमेंट्स आए कि इस इशू पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऑर्डर है उसको कैसे जुडिशल ऑर्डर के ऊपर आप फौकियत दे सकते हैं। सो ये इश्यूज वहाँ चल रहे हैं। फिर साथ साथ जो एक आईनी बेंच है उधर कौन से मामला जाएंगे, जो जा रहे हैं वो किस तरह सुने जा रहे हैं, ये भी इश्यूज हैं। और यहाँ तक है कि अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी उसका जिक्र कर रहे हैं। मोहसिन अख्तर कयानी साहब हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीर में कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम तो इसलिए आई क्योंकि हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने ख़त लिखा। उन्होंने खैर सिर्फ जज का ख़त का हवाला दिया, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट सब जानते थे कि वो किस ख़त का जिक्र कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे मामलात हैं, सियासत से इनका गहरा ताल्लुक़ है।
कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कोर्ट में ही मामला तय होंगे तो सियासत का भी हल निकलेगा, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जब सियासत का हल निकलेगा तो ये कोर्ट के मामलात भी तय हो जाएंगे। इन सब इश्यूज पे बात आज हम तफसील से करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, हमारे कॉलीग भी हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। हमें ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद साहब ने, माहिर कानून हैं, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, ये भी माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। काफी कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लगता है कि खामोशी है, बट यू नो देयर काफी हलचल भी साथ साथ चल रही है। मंसूर अली शाह साहब की तरफ से मुतअद्दिद दफे खत भी लिखे गए, उनकी एक जजमेंट भी आ गई जिसमें उन्होंने सारे मामले को हाईलाइट किया। आप इसी तरह देख रहे हैं कि आपके ख्याल में खामखा वक्त जाया करे मंसूर अली शाह साहब? जी बिल्कुल, जब ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी 26 अक्टूबर के बाद, तो तब से ऑनवर्ड जो है वो खामोशी समझे, हर कोई अपने अपने जगह पे जो है वो केसेस सुन रहे थे, रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंचेस। एक मामला आया और वो उसने मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भंचाल सा पैदा कर दिया, और उसमें जजेस के अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आए हैं, आमने सामने हो गए हैं जजेस, और उसमें हर एक की अपनी अपनी एक राय है कि हुआ क्या है। आईनी बेंच जो है वो अपनी वजाहतें दे रहा है और रेगुलर बेंच ने अपनी एक ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अदलिया के बतौर इदारा जो है ना, उसकी साख पहले ही उसको बहुत ज़्यादा उस पर सवालात थे, तो अब जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐसी सामने आई हैं कि जो प्रेसिडेंट्स बन रही हैं ये कोई अच्छी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी, मतलब बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की, फिर भी मखसूस नशिस्तों वाली, वो उस पर अमल नहीं हुआ और आज तक अमल नहीं हुआ। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि अब की बार जस्टिस मंसूर अली शाह के जो जुडिशल ऑर्डर्स थे उनको एक इंतजामी ऑर्डर्स के जरिए खत्म किया गया, उनको दूसरे बेंच में मुंतकिल किया गया। अच्छा, वो क्योंकि मामला सुन रहे थे, शायद 26वीं आईनी तरमीम को भी देखना चाह रहे थे, बट उससे पहले उनका बेंच तोड़ दिया गया। में था कि वो क्या इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। मेरे ख्याल में उसको उन्होंने देखना था। अगर फर्ज करें वो देख भी लेते और वो आगे चलकर रिव्यू उसमें होना था, या अलग से अगर एक मैटर था तो हुकूमत उसमें अपील में चली जाती कि क्योंकि इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, तो आगे अपील में जाकर वो देखते और कहते कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। सिंपल बड़ा सादा सा था, लेकिन उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक कमेटी बैठी, फिर दूसरी कमेटी बैठी, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 जजेस के हवाले से ऑब्जर्वेशन दे दी। उन ऑब्जर्वेशन को आईनी बेंच ने बैठकर जो है वो गिले शिकवे भी किए और ऑब्जर्वेशन को खत्म कर दिया, ऑर्डर्स को खत्म कर दिया। और हैरान कुन तौर पर जिन जजेस के हवाले से ऑब्जर्वेशन थी वो भी उसी जो बेंच में बैठे हुए थे, अपना केस खुद ही लड़ रहे थे और खुद ही अपने केस का जो है फैसला भी कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में दोनों साइड से इस तरह का होना नहीं चाहिए था, और इसकी सबसे बड़ी वजह 26वीं आईनी तरमीम है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इस आईनी बेंच या आईनी बेंचेस की कमेटी ने 3 माह तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? मतलब इतने मतलब हाई कोर्ट में जजेस लग रहे थे और बड़े इक़दामात हो रहे थे, आईनी बेंच जो केसेस सुन रहा था, तो आप इन आईनी पहले मंथ में भी लगा के और उसके बाद इसको आगे चला लेते, नहीं लगाई गई। इसी वजह से ये इशू जो है वो बना है, और अब भी मुझे ये रिजॉल्व होता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आगे भी कोई मतलब ये आईनी बेंच सुन रहा है। तो आप 26वीं आईनी तरमीम में आप देखें कि 8 हाई कोर्ट के जजेस 11 फरवरी को लाए जा रहे हैं। अगर 20 फरवरी को ये फुल कोर्ट बनाएंगे भी तो 8 वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिर ये देखें ना, कोर्ट पैकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले जजेस लाए जाएंगे फिर फुल कोर्ट बनाई जाएगी। आप अंदाजा लगाएं कि जो बेनिफिशियरी पहले ही आईनी बेंच में है या आईनी कमेटी में है, आईनी बेंचेस की कमेटी में है, तो अब मजीद जी उसी के तहत आकर अब खुद वो सुनेंगे कि हमने क्योंकि ठीक आए या नहीं ठीक आए। तो ये मल्टीपल इसमें एंगल्स हैं जो मेरे ख्याल में जुडिशरी के लिए कुछ ठीक नहीं हो रहा। हाफिज साहब, सर ये जो कोर्ट पैकिंग की बात है ये बहुत अब इशू हाईलाइट किया जा रहा है कि 3 महीने डिले किया, ताखीर की, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं देखा, फुल कोर्ट नहीं बना, और अब जब जजेस ये आ जाएंगे नए तो अब शायद फुल कोर्ट भी बन जाए। बट कोर्ट पैकिंग का इल्जाम तो सर लगेगा क्या? सियासी तौर पे तो हर कोई उस पर यकीन भी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उन्होंने अपने आप को इस स्टेज पे लेके आए हैं, उनके फैसले लेके आए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस लेके आए हैं, और कुछ उनके एक्चुअल अमल है, यानी कि आप ये कह रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि जब आपको आइन कानून जो है वो आपको कलम का इख्तियार देता है
और आपको एक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फैसला करने की आपको इख्तियार देता है, तो जब आप उससे बाहर निकल के जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका आएगा जो क्रिटिसिज्म है। और आपके सामने ही है कि जितने भी 10-12 साल के अंदर फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें मोस्टली ऐसे फैसले हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, या उसके बाद जुडिशियल ओवररीच उन्होंने किया है। और वही वो आपस की टसल थी जो आपको आज उसका क्लाइमेक्स उसकी तरफ नजर आ रहा है। आप पिछले 5-6 और ये सारे वो जजेस हैं जो आजाद अदलिया को बनाने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में लगाए थे, यानी कि सारी वो जुडिशरी है जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की रिवाइवल की है। और उस रिवाइवल के बाद जो हमारा मूवमेंट भी थी कि हम इंसाफ की सरबुलंदी करेंगे और हम इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ की डिस्पेंसेशन उसको आसान करेंगे, ये सारे वो जजेस हैं। अब इन्हीं जजेस की आपको रिफ्ट जो है वो पिछले 5-6-7 साल से सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, और यही हाल आपके हाई कोर्ट्स का है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले आपके लेटर्स चलते थे, फिर लेटर से चलते चलते ऑब्जर्वेशंस पे बात पहुंची। आपको याद होगा कि 12 जुलाई वाला जब पूरी कौम ने देखा कि किस तरह जजेस एक दूसरे के मुतालिक ऑब्जर्वेशंस कहते रहे हैं, और अल्टीमेटली अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के जजेस जो हैं अपने दूसरे जजेस को या चीफ जस्टिस को कंटेम्नर जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। बुनियादी झगड़ा किस चीज पे है? झगड़ा इस चीज के अंदर है कि जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है, और पार्लियामेंट का हक है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, और अब तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या दुनिया के अंदर वैलिडेट करती रही। और ये भी जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज, और 76 साल से तो यही जुडिशरी है ना। अभी अक्टूबर से लेके अभी 2 माह इस सारे प्रोसेस के अंदर आए हैं, और अभी भी जिस पैकिंग पे आप बात कर रहे हैं वो सारी पैकिंग तो वो है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने के लिए आपको चाहिए कि 5 साल तक आप हाई कोर्ट के जज रहे हो। यानी कि अब वो जजेस जो आएंगे, और इन्हीं का आपने कहा, इन्हीं जजेस ने कहा कि नहीं जी 5 जजेस जो हैं वो हर हाई कोर्ट से आप एक के अगेंस्ट 5 लेंगे और उसमें से आप चूज करेंगे। तो जजेस तो सारे वही हैं कि जो आपको पिछले 5-6 साल से लगे नजर आएंगे हाई कोर्ट्स के अंदर। अब उन्हीं के ऊपर अगर सिलेक्ट करना है, और अगर वो 5 साल के अंदर रह के भी आप ये समझते हैं कि एक पैकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो मेरा ख्याल इट इज टू अनफेयर। दूसरा सर वेरी क्विकली मैंने ब्रेक अच्छा, दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जो अब आपने जिस चीज के अंदर इशारा किया था 26वीं आईनी तरमीम स्पेसिफिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया है, आपको अच्छा लगे या ना लगे एक अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के अंदर जजेस इतने इनोसेंट नहीं है कि उन्हें यह ना पता हो कि मेरा इख्तियार है क्या है और मैंने इख्तियार इस्तेमाल करना क्या है। अब आपको पता भी है कि आपका इख्तियार 191A के अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आप जुडिशियल कमीशन के जरिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो आपकी ये है कि आप इंट्रावायरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एडवाइजरी है, और आप इन सारे मामलात को हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल इंटरप्रिटेशन है। अब इसके होते हुए अगर आप ये अज्यूम करें कि जी मैं किसी जुरिस्डिक्शन को इख्तियार करूं और उसके बाद आप 10 दिन के अंदर जो है पूरे मुल्क के अंदर आप एक फैसला कर दे, 13 जनवरी को किया, 23 को आपने रिजर्व किया, ना चीफ जस्टिस को मौका दिया ना कुछ को दिया, और उन्होंने जो काम किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड के नीचे आके किया। तो मैं ये समझता ये हूं कि वो एक जो 2 माह के अंदर जुडिशरी जो है ना तबाह हुई है ना ये तबाह होगी, सिर्फ इस वजह से ये है कि जो एक माइंडसेट था वो माइंडसेट हमारी जुडिशरी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला गिव अप नहीं कर रही। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी राइट बैक, और हम यही इश्यूज अब असद रहीम साहब के पास लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें हाफिज एहसान अहमद साहब से, साकिब बशीर साहब से, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, और हम इनसे बात कर रहे हैं जो कोर्ट में इस वक्त मामलात हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जी असद साहब, आपने साकिब साहब की भी गुफ्तगू सुनी और हाफिज एहसान साहब की भी गुफ्तगू सुनी। हाफिज साहब ने बहुत से पॉइंट्स बताए। मैं ऑब्वियसली आई ट्राई टू टेक नोट्स ऑफ ऑल ऑफ देम, बट यू नो बेसिकली वो यही था कि जुडिशियल ओवररीच का रिएक्शन आया है, पार्लियामेंट के पास पावर्स भी हैं ये पास करने के, और शायद सवालात उन्होंने उठाए जिस तरीके से पिछले दिनों में मंसूर अली शाह साहब ने फैसले किए, गालिबन ये भी उन्होंने हाईलाइट किया इशू को। जी असद साहब, ये कहना कि 26वीं तरमीम इस वजह से आई है ताकि वो जुडिशियल ओवररीच कम हो जाए, उससे मैं बेताशा एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगा। ये इसलिए आई है उन फैसलों की बुनियाद पे जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। मसलन इंतखाबात आप 90 दिन में करें, ये आर्टिकल 224 में वाजे है।
ये कि जी जो सिविलियन की ट्रायल है वो अस्करी अदालत के सामने नहीं होनी चाहिए, ये भी वाज़ेह है। आप आर्टिकल 10A उठा लें, आर्टिकल 175 को देख लें। फिर जो कियानी साहब ने भी अभी हवाला दिया है, जो एक खत जारी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और फिर हमने देखा सुन्नी इत्तेहाद केस में इन्हीं मंसूर अली शाह साहब का फैसला था और उनके साथ साथ और जज साहिबान थे अदालत उज़्मा की, बल्कि मेजॉरिटी थी उसी ओपिनियन में, जिन्होंने कहा कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और जो उनके पीछे वोटर है, इस हकीकत को तस्लीम करते हुए मखसूस नशिस्तें उन्हीं वोट्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इन फैसलों के और इस रवैये के नतीजे में ये एक मंसूबा तय किया गया कि हमने हर हाल में तीसरे ब्रांच को, अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत करना है, और उसके उस नतीजे तक पहुंचने के लिए आप एक बेतहाशा कंटेंशियस तरमीम ले आए। अब उस तरमीम में क्या क्या इश्यूज हैं उस पर आएंगे, हाफिज साहब ने भी उसके कुछ नुकात उठाए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आए, मंसूर अली शाह साहब की जो प्रोसीडिंग है, फिर से मैं एहतराम से कहना चाहूंगा, वो उसकी निस्बत बहुत ज्यादा महदूद है और प्रेस में लेकिन ऐसा वाजे हो रहा है कि शायद ये 26वीं तरमीम पे सवाल किया गया था। सवाल नहीं किया गया था। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपकी इजाजत के साथ मैं उसको बस सामने रखूं आपके, कि क्या ये जो बेंच बना था मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, क्या उसके पास ये दायरा इख्तियार है कि वो इसी पे कि क्या वो ये फैसला कर सकता है उस मामले पे। ये हर बेंच की सवाबदीद होती है कि वो खुद तय करे कि उसकी दायरा इख्तियार क्या है। पिछले निसफे सदी के आप फैसले उठा लें, ज़िया और रहमान केस से लेकर आज तक, वो बेंच उसकी सवाबदीद है कि वो डिसाइड करे। अच्छा, उसके नतीजे में अगर शाह साहब का ये कहना होता कि जी आर्टिकल 191A आ गया है, उसकी रोशनी में हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता, तो बेशक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई इशू ना हो, कोई सवाल भी ना करे। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने तो उनको उस बात की तय तक पहुंचने नहीं दिया। आपने इंतजामिया साइड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपने कहा कि चलें जी इस केस को हम वापस खींचें, इस मामले को ही वापस ले लें। तो आरफा साहिबा, मैं बतौर एक बहुत ही अदना सा वकील, आप मुझे एक प्रेसिडेंट बता दें या एक कानून बता दें या आइन में कोई शिक आप बता दें जो कि ये नुमाया करती है इस बात को कि एक बेंच जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो एक मामले को सुन रहा है, क्या चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ये इख्तियार है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी का इख्तियार है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच से मामला वापस ले सकते हैं। ये बुनियादी इख्तिलाफ था शाह साहब का। असद साहब, इफ आई कैन क्विकली गेट हाफिजा, बट वेरी ब्रीफली नाउ, बिकॉज़ साकिब साहब से भी जाना है, वेरी ब्रीफली आप सिर्फ इस पॉइंट को जी, दो बस आखिरी नुकात, और फिर मैं हाफिज साहब की बात बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से सुनना चाहूंगा। दो और बातें जी, वो ये है कि किसी ने इस बात पे भी सवाल नहीं किया कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको सिर्फ मुंतकिल किया गया है, वो सिर्फ कमेटीज तक मुंतकिल की गई हैं। तो अगर चीफ जस्टिस के पास भी इख्तियार नहीं था मामले को वापस लेने का, तो कमेटीज को आपने इख्तियार किस तरह दे दिया है? जी बिल्कुल ठीक, वेरी क्विकली सर। अच्छा, एक तो आरफा ये है कि असद ने जितना भी अपना आर्गूमेंट बिल्ड किया है वो उस हद तक ठीक है। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती, 26वीं आईनी तरमीम से पहले ना चीफ जस्टिस वापस ले सकते थे, ना कोई कमेटी वापस ले सकती थी। 26वीं तरमीम जब आपकी 22 अक्टूबर 2024 को आ गई और वहां के ऊपर क्लियरली जुरिस्डिक्शन आपने डिफाइन कर दी कि पाकिस्तान का एक रेगुलर बेंच या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, अब जो केस सामने आया है, केस लीव ग्रांट स्टेज से होके उनके पास गया और वहां के ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो थे वो बन चुके थे कि तय ये किया जाए कि क्या कस्टम एक्ट जो है 2011 जो है उसकी वायरीज जो है वो ठीक चैलेंज है या नहीं ठीक चैलेंज की जा सकती। जब क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया, और उसी से पहले जस्टिस मंसूर साहब जो है बीइंग ए कमेटी मेंबर भी और बीइंग ए रेगुलर बेंच भी, इस तरह के कई केसेस जो हैं 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड, यानी कि 2 नवंबर को जब उमरा से वो वापस आए तो वो केसेस भिजवाते रहे हैं। अब जब यह मामला ये आ गया कि कहा यह गया कि जनाबे वाला आपका इख्तियार नहीं है,
क्योंकि आर्टिकल 191A बड़ा वाज़े। अब यहां पे इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अगर किसी जज जो है उसके पास सिर्फ रेंट मैटर का इख्तियार है या नारकोटिक्स का इख्तियार है और एक शख्स जाए और जाके कहे जी मेरे जमीन का मुकदमा है, तो जज पहले ही नजर के अंदर ये कहेगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, इसको वहीं पे जाना चाहिए जहां पे इसका इख्तियार है, और वहां पे वो पहले ही बैठ के फैसला कर ले कि जी मैं पहले चेक कर लूं कि ये नारकोटिक्स में आता है या रेंट मैटर्स के अंदर आता है या किसी और के अंदर आता है। तो जहां पे अंदर लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन वाजे हो, वहां के ऊपर अगर जजेस को काम करते हैं तो वो जो है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओबीडियंस नहीं है जो आर्टिकल 5 आपको रिक्वायर्ड करता है। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि एक सेकंड, जो दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस ने काम किया है वो उसने कमेटी के नीचे काम नहीं किया, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है जो उसको आर्टिकल 191A के अंदर है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी है। उसने एज ए चीफ जस्टिस या मेंबर्स ऑफ द कमेटी के तौर पे ऊपर उसने काम किया है। लिहाजा जुडिशियल ऑर्डर ना वो जुडिशियल ऑर्डर था और जो चीफ जस्टिस ने किया वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। ये बड़ी सरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर डॉक्टर साहब ने भेज दिया, कह रहे हैं जुडिशियल ऑर्डर ही नहीं था। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूं जहां जुडिशियल ऑर्डर जो है वो गलत होता है, अगली स्टेज पे जाकर वो दुरुस्त हो जाता है, और यहां पे जुडिशियल ऑर्डर था, ये इन्होंने गलत ऑर्डर डाली है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का इख्तियार नहीं था, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। अच्छा सर, अब 7 मेंबर बेंच ने फैसला कर दिया। लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें हाफिज एहसान अहमद साहब से, साकिब बशीर साहब से, असद रहीम खान साहब से, और हम बात कर रहे हैं अपनी 26वीं आईनी तरमीम और जो हमारा एक नया जुडिशल सिस्टम है। जी साकिब साहब, बहस बड़ी गर्मा गर्म हो रही थी, ब्रेक आ गई बीच में। जी जो जुडिशियल ऑर्डर की बात कर रहे थे, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेज ने एक खत लिखा था और उस खत में बड़े ही तशवीशनाक किस्म के उन्होंने वाकयात का जिक्र किया था जिस जज के साथ हुआ। और मैं ये समझता हूं कि मैं भी महसूस करता हूं कि अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जहांगीरी या जस्टिस अरबाब उनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ हुआ उनका कुछ मुदावा नहीं हुआ, लेकिन उनको, मुझे ऐसे लगता है कि उनको टारगेट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से एक जज जो है वो चीफ लाया जाएगा, वो चीफ जस्टिस जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये देखिए कि कितना बड़ा सवालिया निशान है एक जो नए जो है वो ये 26वीं आईनी तरमीम आई है कि आपने मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना है, आपने मर्जी के हाई कोर्ट के जजेस, मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मर्जी का आईनी बेंच और मर्जी का सब कुछ करना है। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कहां रह जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी ना सही, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को रुकना ही है। यू थिंक सो? असद साहब, आपके ख्याल में ये कहीं ना कहीं रुकेगी? मेरे ख्याल से तमाम जो भी जिनका भी ताल्लुक है लीगल प्रोफेशन से, वो यही उम्मीद करते हैं कि जो एक अदम इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है अदलिया की साइड पे, वो अब ख़त्म हो और हम कोई एक नई एक आइनी कंसेंसस की तरफ बढ़ें। मैं लेकिन जो पहले बात की जा रही थी, हाफिज साहब की बातें हमेशा तामीरी होती हैं, जहाँ मैं इतफाक भी नहीं करता तो हमेशा एक लीगल पॉइंट होता है। उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की कि 26वीं तरमीम के बाद जो सूरत हाल है वो तब्दील हो गई है, ये बेजा बात है। लेकिन इस आईनी बेंच के फॉर्मेशन से पहले ही आपको याद होगा, आरफा साहिबा, साकिब साहब ने तो उस पर रिपोर्टिंग की हुई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी थी उसमें शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो अक्सरियत है, उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि अब 26वीं तरमीम का जो मामला है वो फुल कोर्ट हर हाल में सुनेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कॉम्पोजिशन से पहले था। तो ये भी फैसला अभी फील्ड में है, आप उसको बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कह दें, कमेटी ऑर्डर कह दें, कुछ और कह दें, लेकिन हमें अभी तक बताया नहीं गया कि उस ऑर्डर के साथ क्या हुआ है। एक ये बात। दूसरा, जो 26वीं तरमीम है वो मैं समझता हूं बाकी जो हमारी अमेंडमेंट्स हमारे रहे हैं वो उसी सतह पे पार्क नहीं किए जा सकते। जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो फैसला था वो मंजर आम पे आ चुका था, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसका मतलब है चाहे अकलियतें हों, चाहे हमारी रिजर्व्ड खवातीन की नशिस्तें हों, आपने वोटर के हक को नहीं तस्लीम किया था। वो एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली नहीं थी जब तरमीम हुई थी, और तरमीम का तो सारा जो एक वजन होता है वो इस यकजहती पे होता है, इस इत्तेफाक पे होता है।
तीसरा, और ये शायद ज्यादा कंसेप्चुअल बात है, वो ये है, मैं खुद इनफरादी तौर पे बुनियादी ढांचे की थियरी से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम अभी ज्यादा कानूनी तकनीकियों में नहीं जाना चाहते, बुनियादी ढांचा की जो थियरी है वो अदालत उज़्मा अपहोल्ड कर चुकी है और ये कहा कि जो आज़ादी अदलिया है वो ऐसी हमारी एक बुनियाद है कि उस पर कोई आंच नहीं आ सकती और उसको कोई कमजोर नहीं कर सकता। तो एक ऐसी तरमीम जिसके नतीजे में आपने पूरे तीसरी ब्रांच को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया है, मैं समझता हूं ये एक बहुत गहरा सवाल है। और आखिर में जो तासुब की बात है ये कि अगर एक आईनी बेंच के सामने उसी तरमीम को आप प्लेस करेंगे तो ये कि जी लेट जस्टिस अच्छा सर, अब जरा वक्त कम है, आपके सामने है जी। हाँ चले हाफिज साहब, 26वीं आईनी तरमीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑर्डर, बेसिक बुनियादी ढांचा, चार चीजें असद ने कही। असद माशाल्लाह बड़े लर्नड हमारे लॉयर हैं, वेल ग्रूम्ड लॉयर हैं, बड़ा इनका एक्सपर्ट्स है, बड़ा अच्छा लिखते हैं। चार चीज़ों पे इन्होंने बात की। पहले कर लेते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, जो 2 नवंबर की कमेटी की मीटिंग हुई है, जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने उसके मिनट्स जो आए थे। अब वो भी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप आएँ और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको हमें फुल कोर्ट को भिजवाना चाहिए और इसके ऊपर एक मीटिंग है, जो उसके मिनट्स के अंदर आया जिस पे चीफ जस्टिस नहीं गए। अब ये है कि जुडिशल कमीशन का न बनना ये बुनियाद नहीं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे जो कमेटी है वो उन मैटर्स को आर्टिकल 191A के नीचे बार्ड है उनको चीफ जस्टिस को कहे कि आप फुल कोर्ट बनाएं। दूसरा ये है कि फुल कोर्ट बनाने का चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गया है, चूंकि अब हर वो आईनी मामला जो है वो आपने जुडिशल कमीशन की तरफ भिजवाना है और जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन चाहे पूरा सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, चाहे 7 मेंबर्स हैं और जिस तरह अभी 8 मेंबर्स पे बात कही हुई है। तीसरा उस चीज के अंदर जो उन्होंने इशारा किया है कि जो आपका इसके अंदर था रिजर्व सीट्स वाला जो मामला था, अब रिजर्व सीट्स वाला जो मामला है उसकी जब आपकी जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद ऑफर किया कि जी इलेक्शन कमीशन हमारे पास आए, हम उनके रिव्यू सुनेंगे, और वो रिव्यू उन्होंने सुने ही नहीं है और बगैर सुने वो ऑर्डर करते गए। और जब उसकी रिव्यू लगाने का मामला आया तो चीफ जस्टिस फाइज ईसा के मिनट सामने है कि मैंने इन कमेटी मेंबर्स को कहा कि भाई साहब आए बैठें और इसका फैसला करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की बुनियाद पे करते हैं, और उन्होंने ये रिव्यू जो थे वो लगने नहीं दिए। और वो रिव्यू के अंदर इन बिल्ट जो चीज थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इलेक्शन कमीशन को आना था कि हमारे पास आए। और आर्टिकल 10A जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए तो उसे बगैर सुने आप नॉकआउट कर सकते हैं। और वो दोनों जो आपकी क्लैरिफिकेशंस आई थी, एक पहली उस वक्त आई जब पार्लियामेंट के अंदर थी, और दूसरा तीसरी चीज जो उन्होंने कही है ना वो ये है कि जब आईनी बेंच आगे नहीं सुन सकता, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो एतराज कर रहे हैं वो एग्रीव्ड हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, चीफ जस्टिस बेनिफिशियरी है, 3 जजेस जो है वो आगे गए हुए हैं, तो क्लियर डिवीजन तो आ गई है ना। अब इस क्लियर डिवीजन के आते हुए जो है आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगर वो जज वहां पे बैठेगा या जिसका इंटरेस्ट होगा वो फैसला वो करेगा वो जो जमीर के मुताबिक है। तो हमने तो सारी इस कंफ्यूजन के अंदर जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर सबको उसके अंदर डाल दिया है। अब मेरा ख्याल यही है कि इस मामले को जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गया हुआ है उन पे ट्रस्ट करें, डिसाइड करें, और अगर कल को आपको मौका मिलता है जिसको नहीं सुन लेना, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग बात मुझे बताएं, जो मर्जी आप कह लें, राइट है या रॉन्ग है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म इस वक्त पार्लियामेंट ने दिया हुआ है उसकी बजाय हम डी चौक पे जाके फैसला करें, या उसके बाद बाल रोड पे जाके फैसला करें, या कराची के जो है जिना रोड पे करें। सर वैसे फैसला बुरा ना मानिएगा, मेरा जाती ख्याल है कि फैसला होगा डी चौक में। नहीं, तो डी चौक के अंदर फैसला है तो फिर अनारकी है, और वो अनारकी जो है, मुझे ये बताएं जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इन मार्शल लॉ को वैलिडेट नहीं करती रही, 3 साल नहीं देती रही? वो पूछा था ना, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है आरफा, हमें फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो वो पार्लियामेंट है वो उसको अमेंड कर लेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस जब भी आए उसके बाद वो फैसला डी चौक पे होता है। जी साकिब साहब, जी जुडिना पाकिस्तान का इजलास हुआ रिसेंटली, जब ये आईनी बेंच की तोसी होनी थी या नहीं होनी थी, वहां पे 6 वोट आ गए। अब 6 वोट जो ये थे चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर, मुनीब, जस्टिस मंदोखेल और 2 PTI के जो हैं,
इनका यह था कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को फुल बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम सुनी जानी है। और वहां पे जो हमारे आईनी बेंच के हैं सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने गवर्नमेंट की साइड पे वोट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है वो यही तस्वीर होनी चाहिए। ये कैसी बात करते हैं? गवर्नमेंट की वोट है, आपने दिया हुआ है, वो इधर दें या उधर दें, नहीं, मतलब ये हम डिस्कस तो कर सकते हैं ना कि ये कुछ हो रहा है। अभी पीका पे आज साइन हो गया है, पीका पे आज साइन हो गया है, बट सर वो कल तक शायद उनको ख्याल आएगा, आज तो मैं बोलने दें। ये जो चीजें हैं ना, ये मेरा ख्याल में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतना बड़ा मामला है कि वो आज खुद ही सुन लें, उस पर ही यकीन कर लें, इस पे मेरा ख्याल में ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स ये खोलेंगे। मैं हमेशा से ये मिसाल देता हूं, एक सिविल जज है ना, उसके सामने भी एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि भाई आपका कन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इसका जो भी ऑर्डर आएगा, वो बेचारा भी सेशन जज को भेज देता है केस के, यार किसी और जज को भेज दे। ये तो सबसे बड़ी सुपीरियर क्लास एक सुप्रीम कोर्ट में बना दी गई है, और जो है वो आईनी बेंच है, वो क्यों नहीं इस मामले को देखेगा? उनको तो बिल्कुल देखना चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर कितने चीफ जस्टिस थे जिन पे एतराज हुए या जजेस पे हुए, वो उन केसेस से वापस हुए थे। ये उनका एक प्रेरोगेटिव है, वापस हो जाए तब भी ठीक है, ना हो वापस तब भी ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं असद रहीम खान साहब से, साकिब बशीर साहब से, हाफिज एहसान अहमद साहब से। अब उनसे बात कर रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम देख रहे हैं मसले सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के हवाले से। जी असद साहब, आपने नोट किया, हाफिज साहब ने कागज के ऊपर नोट्स बनाए बगैर आपके हर पॉइंट का जवाब बहुत अच्छा लगा। यही एक तामीरी मुबाहिसा होता है, लेकिन अब शिकवा जवाब शिकवा, अगर रिजॉइंडर का भी रिबटल आ जाए पूरा तो वो तो ये था कि ये एक तसलसल देखने को मिल रहा है 2023 से, कि जब हमारी सियासी कुव्वतें हों, गैर जमहूरी कुव्वतें हों, जो भी हो, अगर अदालत उज़्मा के हतमी फैसले से इतफाक ना करे तो उसमें से कोई कंसेप्चुअल तकनीकियाँ निकाल के कहे कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ी मिसाल थी वो 90 दिन के इंतखाबात का केस था। हमने 3-2 का बुनियादी फैसला, उसको 4-3-3-2 उसी कंट्रोवर्सी में वो बात दफना दी गई। फिर रिजर्व्ड सीट्स, तो हाफिज साहब का ये बात ठीक है, उसके बाद काजी साहब की कार्रवाई हुई थी, उस पर प्रोसीडिंग हुई थी, उसका एक आफ्टरमार्क था, लेकिन ये फैसला हतमी हो गया है, उसकी एक हतमी हैसियत है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा मुनासबत से हटके था कि काजी साहब ने ये बात कही कि क्योंकि बाद में कुछ सवालात उठाए गए थे, उस वजह से मैं तो इसको एक हतमी फैसला तस्वुर ही नहीं करता और इसकी अमल दरामद नहीं की जा सकती। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, उन साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी। कहने का यह मकसद है आरफा साहिबा कि चाहे 90 डेज का फैसला हो, चाहे सुन्नी इत्तेहाद का फैसला हो, चाहे अभी जो मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के फैसला किया है, एक ऑर्डर है, ना तो वो आप इंतजामिया साइड पे फैसला वापस ले सकते थे, और उससे पहले ना तो आप कह सकते थे कि बतौर रियासत हम इन फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो एक इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ते हैं। सबको आइन को महफूज रखना है, सबके लिए आइन एक बहुत बुनियादी हैसियत रखती है। बिल्कुल ठीक। जी हाफिज साहब, ये है कि 90 डेज का जो था, 90 डेज के अंदर जो था, जब वो फैसला आया जिसके अंदर वो एक आया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को बजाते खुद उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ना ही कोई पार्टी जाके उन्होंने कहा कि हम कंटेम्प्ट जो है इसके ऊपर फाइल करते हैं। नंबर 3 उसके अंदर आया कि जो उसकी डिटेल रीजनिंग आई वो तकरीबन 1.25 साल के बाद जो था उसकी डिटेल रीजनिंग आपने दी कि हम क्यों इस चीज़ के अंदर फैसला कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया था 90 डेज का, उसी के अंदर ये 2 जजेस जो हैं जिसके अभी नाम भी लिए जा रहे हैं, उन्होंने डाइसेंट किया कि हमें यह भी चेक करना चाहिए कि क्या वो इख्तियार जो पंजाब के स्पीकर ने इस्तेमाल किया था वो फ्री था या उसने सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस को सिर्फ डीरेल करने के लिए किया था। वे भी क्वेश्चन आए थे और उनमें से 3 मेंबर्स जो थे उन्होंने अपने आप को उसके अंदर बात से अलहदा भी किया था। तो बुनियादी चीज यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी फैसले पे अमल करवाना चाहे तो होता है ना उस चीज के अंदर फैसला। कितनी उस इंप्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग इस 90 डेज के बाद जो थी, चीफ जस्टिस जो उस दौर के थे जस्टिस मंदयाल साहब, उन्होंने डाली और उन्होंने कटहरे के अंदर आके, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर था या गवर्नमेंट था, खड़ा
करते ना उन्हें, और करके कहते कि भाई साहब हमारा ऑर्डर है, आपको अच्छा लगेगा ना। और दूसरा मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा, वो ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के इन शॉर्ट ऑर्डर से निकल जाना चाहिए। आप फैसला करें 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फैसला करें, डिटेल रीजनिंग के बाद आप फैसला करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपने उस फैसले की बुनियाद क्या रखी है और मामला आगे जी साहब। आप सीक्वेंस का तो ये गवर्नमेंट जो है जब भी इनको जरूरत पड़ी है तो ये लेजिस्लेशन ले आते हैं। आप ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस आप देखें, इन्होंने जब इलेक्शन में जा रहे थे तो एक किया कि इसमें सिटिंग जजेस होंगे। जब इलेक्शन से वापस आए इनको पता चला ये तो काम खराब हो गया, इन्होंने वो जो है वो कहा कि रिटायर्ड जजेस। अब देखें कि ये क्या चीज़ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो बात हो रही थी अभी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मेरे ख्याल 3 या 4 नवंबर को इन्होंने एक लेजिस्लेशन की और कहा कि 22 अक्टूबर से इसका जो है वो उस पर अमल दरामद होगा। और इस किस्म की अब 26वीं आईनी तरमीम की लेजिस्लेशन जो है वो आप देख लें, हमेशा से हुकूमत जो है वो ये चाह रही है 90 रोज इलेक्शन, मखसूस नशिस्तें जो फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को एक मातहत इदारा बनाया जा रहा है। और ये इतना खौफनाक है, ये सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट पे बात करते हैं ना, जितना इसका इंपैक्ट जो हाई कोर्ट के जजेस पर है, इसका इंपैक्ट सिविल जजेस, सेशन जजेस, पूरी जुडिशरी, मुल्क भर की जुडिशरी पर जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है कि आपने एग्जेक्टिव के सामने नहीं बोलना, आपने एग्जेक्टिव के खिलाफ फैसले नहीं देने। अब जो जजेस हैं, ये बड़ा मतलब ये कहना बनता नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये भी एक उनके ज़हनों में जा सकता है कि अगर मैंने ये फैसला दिया तो पता नहीं मेरी प्रमोशन होगी नहीं होगी, मुझे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। यानी ये इतनी चीजें हैं कि जिसने अदलिया की वकार जो है वो खत्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।